Hello students, how are you? I hope you will be fine. ये स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में आप लोगों पे चर्चा किया था करेंट करेक्ट सेंटेंस के पार्ट 1 के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आया। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे रीऑर्डरिंग के फार्मूलों को लेकर। इस फार्मूले में हमको पहला टफ पॉइंट क्या बताना है कि जो सेंटेंस होता है वो हमारा बना होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। यानी कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हमको दिया गया हो और कहा जाए कि एक वाक्य बनाइए, तो फर्स्ट नंबर पर हम रखेंगे सब्जेक्ट को और सेकेंड नंबर पर रखेंगे प्रेडिकेट को, तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेडिकेट पार्ट दिया हो और सब्जेक्ट पार्ट को सिर्फ भरना हो, तो पहले हम क्वालिफायर भरेंगे, उसके बाद से हेडवर्ड भरेंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव फ्रेज भरेंगे। अगर क्वालिफायर भी तोड़ दिया गया हो तो पहले डिटरमाइनर भरेंगे, तब एडजेक्टिव भरेंगे, उसके बाद से हेडवर्ड और उसके बाद से एडजेक्टिव फ्रेज भरेंगे और प्रेडिकेट पार्ट दिया गया होगा तो सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन इन केस जो कि बोर्ड एग्जाम में होता ही होता है, सारे वर्ड्स अगर रीऑर्डर करने के लिए दिए जाएं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, और यह बेस्ड होता है किस पे, हेडवर्ड पे। उसके बाद से एडजेक्टिव फ्रेज अगर दिया गया हो तो एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, कोई जरूरी नहीं है चारों वर्ड्स हों, इसमें से कोई एक भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक ही होगा तो वो हमारा हेड वर्ड होगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्ट पार्ट में और कुछ हो या ना हो, लेकिन हेड वर्ड जरूर होगा। और हेड वर्ड अगर कोई नाउन होगा तो उसमें एडजेक्टिव और डिटरमाइनर होने की आशंका और एडजेक्टिव फ्रेज होने की आशंका है। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन हो हेड वर्ड, तो प्रोनाउन हमारा क्या हो सकता है, तो आई हो सकता है, नॉमिनेटिव केस में बात कर रहे हैं, वी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, दे हो सकता है, इट हो सकता है। यानी कि ये जो हमारे सब्जेक्ट बनने वाले पॉइंट्स है, इसको याद रखिए, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस है। इसको सब्जेक्टिव केस के रूप में भी जाना जाता है। अगर ऐसे शब्द हमारे उन शब्दों में दिया गया हो तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें डिटरमाइनर और एडजेक्टिव खोजने की आवश्यकता हमको नहीं है। अगर हम बात करें और कोई नाउन इसके जगह पे दिया गया हो, इस हेड वर्ड वाला स्थान पर अगर कोई नाउन दिया गया हो तो डिटरमाइनर खोजने की जरूरत पड़ती है। डिटरमाइनर उसमें देखते हैं, डिटरमाइनर में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो डिटरमाइनर में हमारा आर्टिकल हो सकता है, ए, एंड, दो हो सकता है। उसके बाद से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है। सारे पोसेसिव प्रोनाउन हो सकते हैं। इसमें माई आ जाएगा, हम आपका योर आ जाएगा, हिज आ जाएगा, आवर आ जाएगा, हर आ जाएगा, देयर आ जाएगा। इसके अलावा सम हो सकता है, फ्यू हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो किसका काम करते हैं हमारे लिए, ये सारे के सारे वर्ड डिटरमाइनर का काम करते हैं। यानी कि डिटरमाइनर हो सकते हैं और सिर्फ डिटरमाइनर ही नहीं हो सकते, आगे भी इसका प्रयोग हो सकता है। डिपेंड करता है हमारे हेडवर्ड पर। हेडवर्ड की विशेषता बताने का काम करता है एडजेक्टिव। इसमें आपका किसी भी तरह का एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे ओल्ड हो गया, लिटिल हो गया, नॉटी हो गया, इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं जो इसकी विशेषता बताते हैं, तो ये हेडवर्ड के पहले ही होंगे। जैसे कि मैं पहले ही बताया था, अगर हमारे पास मैन हो, एक हेडवर्ड, इसके डिटरमाइनर दैट भी हो सकता है, एडजेक्टिव ओल्ड हो सकता है, तो हो जाएगा तीनों मिला के दैट ओल्ड मैन। एडजेक्टिव फ्रेज की आवश्यकता तभी पड़ती है जब इन दोनों के प्रयोग से इसके बारे में पूरी तरह से न जान पाए हम, ये दोनों हो फिर भी इसको अच्छी तरीके से न जान पाए, तो हम एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करते हैं इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब हेडवर्ड की विशेषता बताने का काम करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज कराते हैं। ये पहले बता दिए थे हम। और रीऑर्डरिंग करने में ध्यान दीजिएगा, ये जहां भी होंगे दो तीन शब्द एक ही साथ होंगे, यानी कि अलग अलग दिए गए होंगे, एक ही साथ होगा। इन द कॉर्नर, इन द मॉर्निंग, इन द चेयर, in the corner, with blue eyes, with curly hair, with white shirt, ये सारे शब्द एक ही साथ दिए गए होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्रम होगा हमारा। अगर ये प्रेडिकेट पार्ट इकट्ठा हो इस क्रम में होगा। अब प्रेडिकेट भी अलग अलग शब्दों में दिया गया हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का चुनाव करते हैं, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें होंगी किसके लिए, ये सारी चीजें होंगी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए।
अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो इस सीक्वेंस में हम बनाएंगे अथवा किस सीक्वेंस में बनाएंगे। अगर इन शब्दों के अलावा टू या फॉर का प्रयोग कर लिया गया हो तो हम और दोनों ऑब्जेक्ट दिया गया हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो यहाँ पे हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, जस्ट इसके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब उस स्थिति में हमको पहले करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेकर जाना होगा, और तब उस स्थिति में हम टू या फॉर का प्रयोग कर लेंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाता है, तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से टू या फॉर किसी एक का प्रयोग कीजिए, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए और तब कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग आप कर लिए, जो भी बचा वो सब आप लिख सकते हैं। यहाँ भी केस क्या है, तो हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तब हम मेन वर्ब लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। टू या फॉर का प्रयोग किया गया हो तो पहले डायरेक्ट तब टू या फॉर तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर न किया हो तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या कौन चीज, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, ये सारे वर्ड्स का डिफाइन हम पूरी तरह से पहले वीडियो में कर दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट से उसको देख भी सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो। अब हम बात करेंगे केवल रीऑर्डरिंग और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस तो आएगा नहीं, वाक्य हमारा क्या हो, अब निगेटिव हो। अगर वाक्य निगेटिव हो तो जाहिर सी बात है उसमें नो नॉट नेवर का प्रयोग किया गया होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, इसी सीक्वेंस यही होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का या नेवर का जो भी दिया गया होगा उसका प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है। अब वाक्य निगेटिव नहीं और भी हो सकता है। वाक्य अगर हमारा इंट्रोगेटिव हो तब ध्यान दीजिएगा शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड होता है अगर दिया गया हो तो, उसके बाद से होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और तब आता है हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट का पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट का ही पार्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, अकेले भी हो सकता है हेड वर्ड से। तो सब्जेक्ट आएगा, अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सही यही को सीक्वेंस क्वेश्चन वर्ड होगा और तब हेल्पिंग वर्ब होगा और तब सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हमको यूज कर देना होगा नॉट का या नेवर का जो भी दिया गया हो। क्लियर है। तो ये हमारे हो गए 4 पॉइंट। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आने की संभावना होते हैं, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य आ जाए तो उसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो वहां पे ध्यान दीजिएगा पहले हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा क्या हो, इंपरेटिव हो तो स्टार्टिंग ही होता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, स्टार्टिंग ही होता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से और प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद जो भी होगा वो। अगर इंपरेटिव का निगेटिव हो तब क्या करते हैं हम, अगर इंपरेटिव का निगेटिव पहचानने का तरीका यही होगा कि उसमें सब्जेक्ट होगा नहीं, तो हम शुरू में ही डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं प्रारंभ में। तो ये हमारे कुछ तरीके हो गए जिसका प्रयोग करके हम रीऑर्डर करने का काम आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कितने तरह के एक्सरसाइज आपके 9th के छात्रों के लिए और 10th के छात्रों के लिए एक होता है। तो पहला एक्सरसाइज आपका यही होगा कि आप दिए गए सेंटेंसेस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग अलग कीजिए, या फिर सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट को अलग कीजिए और उसके पार्ट को भी बताइए। तो सब्जेक्ट पार्ट को हम अंडरलाइन करेंगे, ऊपर उसके पार्ट्स को बताएंगे, कौन डिटरमाइनर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन हेडवर्ड है, कौन एडजेक्टिवल फ्रेज है। बहुत ही सिंपल सी चीज हम बताए थे कि सब्जेक्ट पार्ट को अलग करने का तरीका वाक्य में खोजिए। आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब और उसके पहले का पूरा का आपका सब्जेक्ट होगा। बाकी कौन डिटरमाइनर है आपको हम बता चुके हैं। इसके लिए आप को एक चार्ट भी इसी वीडियो में अवेलेबल करा देंगे हम, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट भी होगा और प्रेडिकेट से रिलेटेड चार्ट भी वो आपके लिए होगा, बहुत ही उपयोगी होगा वो आपके लिए। अब क्या होता है, दूसरा एक्सरसाइज होता है कि प्रेडिकेट पार्ट को अलग कीजिए और उसके भागों को बताइए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बताइए, मेन वर्ब बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बताइए, कॉम्प्लीमेंट उसमें बताइए। तीसरे तरह का एक्सरसाइज क्या होता है, तो उसमें आप एक्सरसाइज दे सकता है कि जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उन ऑब्जेक्ट का जगह बदलिए, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट डालिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर इनडायरेक्ट, उसके लिए टू फॉर का प्रयोग होता है। अब चौथा और बोर्ड के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होता है, इस सारे वर्ड्स हमारे एट रैंडम दिए गए होते हैं और उनको रीऑर्डर करके एक आप करेक्ट सेंटेंस बनाइए, यानी कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो ये आपका एक्सरसाइज आता है और जिसके लिए ये सारे
हम आपको बताए इस क्रम में सजा देना है। निगेटिव हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना। ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव होगा तो वाक्य में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया गया होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर दिया गया होगा। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग लास्ट में जरूर करना ही करना है। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस भाव के आधार पे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑपरेटिव होता है, तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर दिया होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य में इंटरजेक्शन वर्ड हो, शुरू में इंटरजेक्शन वर्ड लगा के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाइए, बाकी असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन व्हाट या हाउ का प्रयोग करके अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो व्हाट या हाउ का प्रयोग करते वक्त व्हाट या हाउ का प्रयोग प्रारंभ में करते हैं और उसके बाद से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग लास्ट में करते हैं, उसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर लेते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जितने तरह के एक्सरसाइज बताया हूं मैं, और विशेष तौर पर यह एक्सरसाइज आपके लिए मैं लेकर आऊंगा जिससे आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में इसको रीऑर्डर करने का काम हम करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, समझते रहिए।